सर प्लीज लिसन टू मी, गेट आउट। सुबह के 11 बजे थे। शहर के सबसे बड़े बैंक में एक साधारण कपड़े पहने हुए बुजुर्ग व्यक्ति, जिनके हाथ में एक पुराना सा लिफाफा था, अंदर दाखिल हुए। जैसे ही वो बैंक में प्रवेश करते हैं, वहां मौजूद सभी ग्राहक और बैंक कर्मचारी उन्हें अजीब नजरों से देखने लगते हैं। इस बुजुर्ग व्यक्ति का नाम था हरि प्रसाद। हरि प्रसाद जी के एक हाथ में छड़ी थी और दूसरे में वही पुराना लिफाफा। वो धीरे धीरे ग्राहकों के लिए बने काउंटर की ओर बढ़ते हैं। इस काउंटर पर एक महिला कर्मचारी बैठी थी, जिसका नाम था सीमा। बैंक में मौजूद हर व्यक्ति की निगाहें हरिप्रसाद जी पर टिकी थीं। धीरे धीरे हरिप्रसाद जी सीमा के पास पहुंचते हैं और बड़ी विनम्रता से कहते हैं, देखो बेटी, मेरे खाते में कुछ गड़बड़ हो गई है, ये ठीक से काम नहीं कर रहा। ये कहते हुए हरिप्रसाद जी लिफाफा सीमा की ओर बढ़ाते हैं। लेकिन सीमा हरिप्रसाद जी के कपड़ों को देखकर उन्हें परखती है और कहती है, बाबा, कहीं आप गलत बैंक में तो नहीं आ गए? मुझे नहीं लगता कि आपका खाता इस बैंक में होगा। तभी हरिप्रसाद जी सहजता से कहते हैं, बेटी, एक बार तुम देख तो लो, शायद मेरा खाता इसी बैंक में हो। सीमा लिफाफा रखते हुए उनसे कहती है, बाबा, इसमें थोड़ा समय लगेगा और आपको थोड़ी देर इंतजार करना होगा। इतना कहकर सीमा और बैंक में मौजूद अन्य लोग अपने काम में लग जाते हैं। हरिप्रसाद जी वहीं खड़े होकर इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो दोबारा कहते हैं, बेटी, अगर तुम थोड़ी व्यस्त हो तो मैनेजर को फ़ोन कर दो। दरअसल मुझे उनसे भी कुछ काम है, तो मैं उनसे बात कर लूँगा। इसके बाद सीमा ना चाहते हुए भी अपना फ़ोन उठाती है और मैनेजर सुनील के केबिन का नंबर डायल करती है। उसने फ़ोन करके मैनेजर को बताया कि एक बुजुर्ग व्यक्ति उनसे मिलना चाहते हैं। मैनेजर सुनील हरिप्रसाद जी को दूर से देखता है। हरिप्रसाद जी साधारण दिख रहे थे। मैनेजर सुनील फ़ोन पर सीमा से पूछता है, क्या यह हमारे बैंक का ग्राहक है या कोई मुंह उठाकर चला आया है? सीमा कहती है, सर ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपसे मिलने की बात कर रहे हैं। तब मैनेजर सुनील कहता है, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास समय नहीं है, तुम इन्हें बिठा दो, थोड़ी देर बैठेंगे और चले जाएंगे। मैनेजर सुनील के आदेश के अनुसार सीमा हरिप्रसाद जी को वेटिंग एरिया में बिठा देती है। वो कहती है, बाबा, आप वहां बैठ जाओ, थोड़ी देर में मैनेजर साहब फ्री हो जाएंगे और आपसे मिल लेंगे। हरिप्रसाद जी टहलते हुए वेटिंग एरिया की ओर चले जाते हैं और कोने में रखी एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं। सभी लोग अभी भी हरिप्रसाद जी की ओर देख रहे थे, क्योंकि वहां आने वाले ज्यादातर ग्राहक सूट बूट में होते थे, जबकि हरिप्रसाद जी ने साधारण कपड़े पहन रखे थे। देखने से नहीं लगता था कि उनका खाता इस बैंक में होगा, क्योंकि इस बैंक में अमीर लोगों के खाते होते थे। इसी वजह से हरिप्रसाद जी आकर्षण का केंद्र बन गए थे। लोग उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे और उनके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे। ये बातें हरिप्रसाद जी को भी सुनाई देती थीं, लेकिन वो इन्हें अनदेखा करते हैं और अपना नंबर आने का इंतजार करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि थोड़ी देर में मैनेजर आएगा और मैं उससे बात कर लूंगा। बैंक में एक और व्यक्ति था जो छोटे पद पर काम करता था, जिसका नाम था अमित। अमित उस समय बाहर गया हुआ था। जब वो बैंक में वापस आता है तो देखता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति वेटिंग एरिया में बैठा है, जिसकी ओर सभी लोग देख रहे हैं और उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई उसे भिखारी कह रहा है तो कोई कह रहा है कि इस बैंक में इसका खाता हो ही नहीं सकता, ऐसे लोगों को यहाँ क्यों बिठाया है। अमित ये सारी बातें सुन लेता है। उसे ये सब बहुत बुरा लगता है। वो हरिप्रसाद जी की हालत देखकर परेशान हो जाता है और उनके पास जाता है। बड़े आदर से पूछता है, बाबा, आप यहाँ क्यों आए हैं और आपको क्या काम है? हरिप्रसाद जी बताते हैं, मुझे मैनेजर से मिलना है और कुछ काम है। ये सुनकर अमित कहता है, ठीक है बाबा, आप थोड़ी देर इंतजार करें, मैं मैनेजर से बात करके आता हूँ। अमित मैनेजर सुनील के केबिन में जाता है और उन्हें बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में बताता है। लेकिन मैनेजर सुनील पहले से ही हरिप्रसाद जी के बारे में जानता था और कहता है, मुझे पता है, मैंने ही उसे वहां बिठाया है, थोड़ी देर बैठेगा और चला जाएगा। फिर वो अमित को दूसरा काम बता देता है और कहता है, तुम अपना काम करो, तुम्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं। अमित दूसरे काम में लग जाता है। धीरे धीरे हरिप्रसाद जी को वहां बैठे हुए लगभग 1 घंटा हो गया। 1 घंटे तक वो धैर्य रखते हैं, लेकिन फिर उन्हें यह सहन नहीं होता। वो खड़े होते हैं और मैनेजर सुनील के केबिन की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो केबिन की ओर बढ़ते हैं, मैनेजर सुनील देखता है कि वो बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आ रहा है। वो फौरन अपने केबिन से बाहर निकलकर हरिप्रसाद जी के सामने खड़ा हो जाता है। अकड़ते हुए पूछता है, हाँ बाबा, बताइए, आपको क्या काम है? हरिप्रसाद जी अपना लिफाफा आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, बेटा ये देखो, मेरे बैंक खाते की डिटेल इसमें है। मेरे खाते से कोई लेन देन नहीं हो पा रहा। आप देखकर बताइए कि इसमें क्या दिक्कत है। मैनेजर सुनील थोड़ी देर सोचता है और कहता है, बाबा, जब किसी खाते में पैसे नहीं होते तो ऐसा ही हो जाता है। मेरे ख्याल से आपने अपने खाते में पैसे जमा नहीं कराए होंगे, इसलिए लेन देन रुक गया है। हरिप्रसाद जी विनम्र भाव से कहते हैं, बेटा, पहले तुम खाता चेक तो कर लो, उसके बाद कुछ बताओ तो अच्छा रहेगा। बिना देखे तुम कैसे बता सकते हो? मैनेजर सुनील हंसने लगता है और कहता है, बाबा, ये सालों का अनुभव है, मैंने सालों से यही काम किया है।
आप जैसे लोगों की शक्ल देखकर मैं बता देता हूं कि कौन कैसा है और किसके खाते में कितना पैसा होगा। आपके खाते में तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैं चाहता हूं कि अब आप यहां से चले जाएं। सभी ग्राहक आपकी ओर देख रहे हैं और बैंक में अजीब माहौल बन रहा है। हरिप्रसाद जी लिफाफा उसकी टेबल पर रखते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन इस लिफाफे में जो डिटेल है उसे एक बार जरूर देख लेना। ये कहकर हरिप्रसाद जी वहां से जाने लगते हैं। गेट पर पहुंचकर वह मुड़ते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम्हें ये सब करने का बहुत बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर हरिप्रसाद जी बैंक के मुख्य द्वार से बाहर निकल जाते हैं और टहलते हुए चले जाते हैं। मैनेजर सुनील को उनकी ये बात सुनाई देती है। उसे थोड़ा अजीब लगता है। फिर वह सोचता है कि बुढ़ापे में ऐसा कह दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने काम में लग जाता है। इधर टेबल पर वो लिफाफा पड़ा रहता है जिसमें हरिप्रसाद जी के खाते की डिटेल थी। अमित उस लिफाफे को उठाता है और अपने कंप्यूटर पर सर्वर में लॉगिन करके उसमें दी गई जानकारी के आधार पर ढूंढने लगता है। रिकॉर्ड खंगालने पर उसे पता चलता है कि जो व्यक्ति यहां आया था वो इस बैंक का एक तरह से मालिक ही है, क्योंकि बैंक के 60% शेयर उनके पास हैं। ये जानकर अमित हैरान हो जाता है और डिटेल को और ध्यान से पढ़ता है। पूरी तरह कंफर्म होने के बाद वो उस रिपोर्ट की कॉपी निकालता है और मैनेजर सुनील के पास जाता है। सुनील उस समय अपने केबिन में किसी अमीर ग्राहक से बात कर रहे थे और उन्हें तरह तरह की स्कीम्स बता रहे थे। अमित कम इन कहकर केबिन में आता है। सुनील उसे इशारे से पूछता है कि वो क्यों आया है। अमित इशारे में बता देता है, ये उस व्यक्ति की रिपोर्ट है जिसे आपने यहां से भेज दिया, आप इसे एक बार देख लें। वो रिपोर्ट टेबल पर रख देता है। लेकिन सुनील अपने ग्राहक से थोड़ी देर के लिए माफी मांगता है और कहता है, अमित, हमारे पास ऐसे लोगों के लिए समय नहीं है। अमित आदर से कहता है, सर, अगर आप इसे एक बार देख लें तो अच्छा रहेगा। लेकिन सुनील रिपोर्ट को आगे सरकाते हुए कहता है, मुझे इसे नहीं देखना, मुझे ऐसे ग्राहकों में कोई दिलचस्पी नहीं। ये कहकर वो रिपोर्ट अमित की ओर बढ़ा देता है। अमित रिपोर्ट लेकर अपने काम में लग जाता है। बैंक का माहौल अब शांत हो गया था। सभी लोग अपने काम में लग गए थे। धीरे धीरे शाम हो जाती है। अगले दिन हरिप्रसाद जी उसी समय फिर से बैंक में आते हैं, लेकिन इस बार उनके साथ एक सूट बूट वाला व्यक्ति है जिसके हाथ में एक ब्रीफकेस है। अंदर आने पर वे सभी का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। हरिप्रसाद जी मैनेजर सुनील को अपनी ओर आने का इशारा करते हैं। सुनील डरते हुए अपने केबिन से निकलकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। हरिप्रसाद जी कहते हैं, मैनेजर साहब, मैंने कहा था ना कि ये बात आपको भारी पड़ेगी। आपने कल मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं था। अब आप अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। ये सुनकर सुनील बौखला जाता है, लेकिन सोचता है कि ये मुझे क्या सजा दे सकते हैं। हरिप्रसाद जी कहते हैं, तुम्हें मैनेजर के पद से हटाया जा रहा है। तुम्हारी जगह इस बैंक में काम करने वाले अमित को मैनेजर बनाया जा रहा है और तुम्हें फील्ड का काम देखना होगा। ये सुनकर सुनील और बौखलाता है और कहता है, आप होते कौन हैं मुझे हटाने वाले? हरिप्रसाद जी जवाब देते हैं, मैं इस बैंक का एक तरह से मालिक ही हूं, क्योंकि 60% शेयर मेरे पास हैं। मैं चाहूं तो तुम्हें हटा सकता हूं और किसी और को तुम्हारी जगह लगा सकता हूं। ये सुनकर बैंक के सभी कर्मचारी और कुछ ग्राहक जो कल भी वहां थे और आज भी आए थे हैरान हो जाते हैं और हरिप्रसाद जी को फटी नजरों से देखने लगते हैं। उनके साथ आए व्यक्ति अपने ब्रीफकेस से एक डॉक्यूमेंट निकालता है जो अमित की पदोन्नति का था। उसे बैंक मैनेजर बना दिया गया था। फिर वे दूसरा पत्र निकालता है और सुनील को देता है जिसमें लिखा था कि अगर वो फील्ड में ड्यूटी करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन मैनेजर के तौर पर वो अब बैंक में नहीं रह सकता। ये सुनकर सुनील के पसीने छूटने लगते हैं। वो अपनी गलती के लिए हरिप्रसाद जी से माफी मांगने लगता है, लेकिन हरिप्रसाद जी उसे उठाते हैं और कहते हैं, माफी किस बात की मांग रहे हो? मैं तुम्हें क्यों माफ करूं? तुमने मेरे साथ जो व्यवहार किया वो हमारे बैंक की नीति के खिलाफ है। क्या तुमने कभी इस बैंक की पॉलिसी नहीं पढ़ी? यहां गरीब और अमीर में कोई फर्क नहीं किया जाएगा, सभी को एक ही पलड़े में तोला जाएगा। दरअसल इस बैंक की स्थापना हरिप्रसाद जी नहीं की थी। उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया था कि इस बैंक में किसी को गरीब या अमीर नहीं समझा जाएगा, सभी के साथ समान व्यवहार होगा और अगर कोई कर्मचारी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरिप्रसाद जी कहते हैं, मैं तुम पर रहम कर रहा हूं कि तुम्हें काम करने योग्य छोड़ रहा हूं, वरना मैं चाहूं तो तुम्हें यहां से हटा सकता हूं। तुमने मेरे साथ जो किया वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे बैंक में काम करने वाला अमित, जिसके पास कुछ नहीं था, उसने आकर मुझसे पूछा और मेरे लिए कुछ करना चाहा। वो इस पद का असली हकदार है, ताकि वो ग्राहकों को समझ सके और उनके कपड़ों को देखकर जज ना करे। हरिप्रसाद जी सीमा को बुलाते हैं और उसे भी फटकार लगाते हैं। कहते हैं, मैं तुम्हारी पहली गलती को माफ कर रहा हूं, लेकिन बैंक में कोई भी व्यक्ति आए तो उसके कपड़ों से जज नहीं करना, उसके बारे में तसल्ली से देखना चाहिए। अगर तुमने मुझे पहले ही संभाला होता तो मुझे मैनेजर के पास नहीं जाना पड़ता और मुझे इतना अपमान सहन नहीं करना पड़ता। सीमा हाथ जोड़कर माफी मांगती है और कहती है, बाबूजी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। इसके बाद हरिप्रसाद जी उस व्यक्ति के साथ वहां से जाने लगते हैं। जाते जाते सभी से कहते हैं, अमित से तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, जितना हो सके उससे सीखो। मैं बीच बीच में किसी न किसी को भेजता रहूंगा जो तुम्हारी हरकतों की रिपोर्ट मुझे देगा।
ये कहकर हरिप्रसाद जी चले जाते हैं। बैंक का पूरा स्टाफ इस बारे में बातें करने लगता है और सोचता है कि अब अच्छे से काम करना होगा, वरना अगली बार उनका नंबर आ सकता है। इस घटना के बाद बैंक सुधर जाता है। सभी कर्मचारी अच्छे से काम करने लगते हैं। हरिप्रसाद जी का ये कारनामा चारों ओर फैल जाता है। लोग बैंक की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं, मालिक हो तो ऐसा हो, वरना ना हो। ज़्यादातर मालिक बैंक खोलकर चले जाते हैं। उन्हें कर्मचारियों के काम से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हरिप्रसाद जी ने अपने मालिक होने का कर्तव्य निभाया और कर्मचारियों को सबक सिखाया।